मैं आपका साकिब सर। आज मैं आपको बताऊंगा 9th क्लास में अध्याय 2 जो कि साहित्य क्रम का आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसमें यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में बताया गया। कुछ याद रखने योग्य बातें हैं, मेन पॉइंट इस चैप्टर की मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें याद रखने वो योग्य बातें हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में परिवर्तन की संभावनाओं के द्वार खोल दिए। जिस प्रकार फ्रांस ने अपने वर्ग आधारित समाज को ख़त्म करके, जिसके अंदर 3 स्टेट बने हुए थे, और परिवर्तन के द्वार उसने क्या कर दिए, खोल दिए। नंबर 2 पॉइंट, इन्हीं संभावनाओं को मूर्त रूप देने में 3 अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ, उदारवादी, रूढ़िवादी और परिवर्तनवादी। जो वहाँ पर भावनाएं, जो विचार वहाँ पर उत्पन्न हुए, उनसे 3 अलग अलग विचारधाराओं उत्पन्न हुई। उसमें रूढ़िवादी, उदारवादी, रूढ़िवादी और परिवर्तनवादी मुख्य हैं। रूढ़िवादी के मुख्य विचार उदारवादी और परिवर्तनवादियों का विरोध करते हैं। ये हमेशा उदारवादी और परिवर्तनवादियों का विरोध करते थे। क्यों? उदारवादी और परिवर्तनवादी जो थे, ये दोनों ही रूढ़िवादियों की विचार को खत्म करके उदारवादी और परिवर्तनवादियों का परिवर्तन लाने में समाज में मुख्य योगदान देते, जबकि रूढ़िवादी क्या करते थे, धीरे धीरे परिवर्तन के समर्थक थे। नंबर 2, ये अतीत का सम्मान करते हैं। रूढ़िवादी क्या करते थे, अतीत का सम्मान करते थे। नंबर 3, कि बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो, जो बदलाव की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो, ये उनका मानना था। इसी तरीके से जो उदारवादियों के मुख्य विचार थे, सभी धर्मों का आदर करना, अनियंत्रित सत्ता का विरोधी। सभी धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी सभी बराबर हों, और अनियंत्रित सत्ता के विरोधी, यानी सत्ता पर अंकुश होना जरूरी है कि सत्ता ऐसी ना हो कि अनियंत्रित हो, कि कोई उसको नियंत्रित ना कर पाए। तो अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। जैसे राजा महाराजाओं वाली सत्ता नहीं होनी चाहिए, जनता का भागीदारी वाली सत्ता होनी चाहिए। नंबर 3, व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। व्यक्ति के स्वयं के व्यक्ति होने के नाते उसके कुछ अधिकार थे जिसकी वे रक्षा के पक्षधर थे। नंबर 4 पॉइंट, प्रतिनिधियों पर आधारित निर्वाचन सरकार के पक्ष में थे। प्रतिनिधित्व यानी जनता के प्रतिनिधि आधारित निर्वाचन सरकार के पक्ष में थे। नंबर 5, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के स्थान पर संपत्ति धारकों को वोट के अधिकार के पक्ष में थे, यानी सभी को वोट का अधिकार न मिले, जो जिनके पास संपत्ति है, जो पैसे वाले हैं, उनको वोट का अधिकार मिले। ये क्या थे, उदारवादी है के मुख्य विचार थे। जैसे हमने रूढ़िवादियों के विचार पढ़े, इसी तरीके से उदारवादियों के विचार भी हमने जाने। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, रूढ़िवादी किस प्रकार की विचारधारा थी, उनके मुख्य विचार क्या थे, या आपके रूढ़िवादियों के कैसे विचार थे, जिसमें रूढ़िवादियों, उदारवादियों, परिवर्तनवादियों को विरोध किया, अतीत का सम्मान किया और बदलाव की प्रक्रिया को धीमा किया। वहीं उदारवादियों ने सभी धर्मों का आदर सम्मान किया, अनियंत्रित सत्ता के विरोधी रहे, व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे, प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे। सार्वभौमिक वैश्य अधिकार के स्थान पर, यानी जो 18 वर्ष वैक्स मतलब जो भी जवान हो जाए, एक सरकार के बालिग होने की उम्र के बाद जो वोट देने का अधिकार मिलता है, उसकी जगह पर वो क्या कहते थे, जिसके पास धन हो, संपत्ति हो, उसी को वोट का अधिकार मिले। ये कौन कहते थे, उदारवादी। अब तीसरी विचारधारा है हमारी परिवर्तनवादियों के विचार। परिवर्तनवादियों के मुख्य विचार थे, बहुमत आधारित सरकार के पक्षधर हो, बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त विशेषाधिकार का विरोध हो। जैसे आपने देखा फ्रांस के अंदर क्या था कि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को विशेष अधिकार थे कि वो टैक्स नहीं देते थे, और ये इस तरीके के विशेषाधिकार के विरोधी थे। कौन? परिवर्तनवादी। नंबर 3, संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध, मतलब संपत्ति को इकट्ठा नहीं कर सकते, संकेंद्रण मतलब इकट्ठा करने की विरोध करते थे, लेकिन निजी संपत्ति का विरोध नहीं। लेकिन वो कहते हैं स्वयं की संपत्ति होना का कोई विरोध नहीं होगा। नंबर 4, महिला मताधिकार आंदोलन का समर्थन। इससे पहले जितनी विचारधाराएं, उन्होंने महिलाओं को वोट देने का अधिकार का कभी समर्थन नहीं किया, जबकि परिवर्तनवादियों ने महिला मताधिकार का समर्थन किया। ये परिवर्तनवादियों के मुख्य विचार थे। इसके बाद यह दौर गहन सामाजिक और आर्थिक बदलावों का था। इस दौर में बहुत सारे
सामाजिक और आर्थिक बदलाव हुए। अगला पॉइंट था औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम। जैसे औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम पर क्वेश्चन आ सकता है कि इसके अंदर क्या क्या दुष्परिणाम थे। काम की लंबी अवधि होना, कम मजदूरी, बेरोजगारी, आवास की कमी, साफ सफाई की व्यवस्था ने लोगों को इस पर सोचने के लिए विवश कर दिया। ये सभी क्या थे? औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम थे। अब आगे चलते हैं। समाजवादी। अभी तक हमने रूढ़िवादी, उदारवादी, परिवर्तनवादियों के बारे में समझा। अब समाजवादियों के मुख्य विचार क्या कहते हैं। समाजवादी क्या कहते हैं? निजी संपत्ति का विरोध, यानी किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती। सामूहिक समुदायों की रचना। रॉबर्ट ओवन का जो विचार था वो कहते हैं सामूहिक समुदाय की रचना होनी चाहिए सामूहिक रूप से। नंबर 3, सरकार द्वारा सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। ये लुईस ब्लॉक ने कहा था कि सरकार सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे, यानी सरकारी कंपनियां, सरकारी उद्योगों को बढ़ावा दे। सारी संपत्ति पूरे समाज का नियंत्रण एवं स्वामित्व। सारी संपत्ति का पूरे समाज का नियंत्रण और स्वामित्व। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने ये बात कही थी। इस तरीके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सामूहिक समुदायों की रचना किसने की? रॉबर्ट ओवन ने की। और सरकार द्वारा सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देने का लुई ब्लॉक ने की। और सारी संपत्ति पूरे समाज का नियंत्रण एवं स्वामित्व, ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल ने ये अपनी विचारों में ये बात कही। इसके बाद 1870 के दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुका था। समाजवादी विचार इतना अच्छा विचार उस समय हुआ कि वो पूरे यूरोप में एक साथ फैल गया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन। फरवरी 1917 में क्या हुआ? राजशाही का फरवरी 1917 में राजशाही के पतन से लेकर अक्टूबर 1917 में रूस की सत्ता पर समाजवादियों के कब्जे तक की घटना को रूसी क्रांति कहा जाता है। ये रूसी क्रांति के बारे में पूछा गया है, रूसी क्रांति किसे कहते हैं? तो इसके बारे में क्या है? फरवरी 1917 में राजशाही के पतन से लेकर और अक्टूबर 1917 में रूस की सत्ता पर समाजवादियों के कब्जे तक की घटना को रूसी क्रांति कहा जाता है, जिसने समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। रूसी समाज, जो रूसी समाज था उसके बारे में कुछ पॉइंट हैं कि रूसी समाज किस तरह का समाज था। जैसे हमने फ्रांसीसी समाज को समझा, उसी तरीके से रूसी समाज 20वीं सदी की शुरुआत में रूस में की लगभग 85% जनता खेती पर निर्भर थी। यानी टोटल पॉपुलेशन की 85% जनसंख्या खेती पर निर्भर थी। कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। कारखाने क्या थे? उद्योगपतियों की निजी संपत्ति, जहां पर काम की दशाएं बेहद खराब थी। नंबर 3, यहाँ के किसान समय समय पर जारी जमीन अपने कम्युनल मीर को सौंप देते थे। यानी अपनी सारी जमीन किसको? अपने कम्युनल यानी मीर को सौंप देते थे। फिर कम्युनियन परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। यानी कम्युनल देखता था कि किस किसान को कितनी जमीन की जरूरत है, फिर वो बांटता था। रूस में एक निरंकुश राजशाही थी। रूस का जो शासक था वो निरंकुश क्या थी? निरंकुश राजशाही थी, राजतंत्र था। नंबर 5, 1904 में जरूरी चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। 1904 आते आते जरूरी चीजों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ने लगी। 6वां पॉइंट है, मजदूर संगठन भी बनने लगे जो मजदूरों की स्थिति में सुधार की मांग करने लगे। ये क्या था? रूसी समाज था उस समय का। इसमें आगे पॉइंट है कुछ। 7वां पॉइंट, इसी दौरान पादरी गोपाल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसी दौरान पादरी गोपाल के नेतृत्व में मजदूरों के जुलूस पर जार के महल के सैनिकों ने हमला बोल दिया। इस घटना में लगभग 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। इस तरह खूनी रविवार पे क्वेश्चन आ जाए तो उसके अंदर यही लिखा जाएगा कि इसी दौरान पादरी गोपाल के नेतृत्व में मजदूरों के जुलूस पर जार के महल के सैनिकों ने हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है क्योंकि यह घटना रविवार के दिन हुई थी। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई। ये जो खूनी रविवार की घटना हुई, इसी से 1905 की क्रांति की शुरुआत हुई। सारे देश में हड़तालें
होने लगी, विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर तथा अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना कर ली। नंबर 4, जार एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद ड्यूमा के गठन पर सहमत हुआ। इसमें दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो रूस के राजा का नाम क्या था? जार था, जार कहते थे, और रूस के राजा को जार कहा जाता था। और निर्वाचित परामर्शदाता यानी संसद, रूस की संसद का नाम था ड्यूमा के गठन पर सहमत हुआ, परंतु मात्र 75 दिनों के भीतर ही ड्यूमा 3 महीने के भीतर दूसरी ड्यूमा को उसने बर्खास्त कर दिया। किसने? जार ने। छठा पॉइंट है इसमें, तीसरी ड्यूमा ने उसने रूढ़िवादी राजनेताओं को भर दिया ताकि शक्तियों पर अंकुश ना लगे। मतलब अपने प्रियजनों को क्या करा उसने, जार ने उस ड्यूमा में भर दिया जिससे उसकी शक्तियों पर अंकुश ना लगे। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के शुरू हो गया। 1918 तक चला। इसमें 2 खेमों में केंद्रीय शक्तियों में कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, ये कौन थे? केंद्रीय शक्ति थे। और मित्र राष्ट्रों में थे फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। इन दोनों शक्तियों के बीच लड़ाई शुरू हुई जिसका असर लगभग पूरे विश्व पर पड़ा। ये इस तरीके से इसके मेन पॉइंट हो गए। इसके बाद ये फरवरी क्रांति, अगला पॉइंट है फरवरी क्रांति। अब इसमें कारण लिखे हैं, घटनाएं और प्रभाव। नंबर 1, कारण हम देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध को लंबा खींचना, ये क्या रहा? कारण रहा फरवरी क्रांति का। और घटनाएं क्या हुई? 22 फरवरी को फैक्ट्री में तालाबंदी शुरू हो गई। और प्रभाव क्या है? रूस में जारशाही का अंत हुआ। ये सभी हुआ फरवरी क्रांति में। उसके बाद दूसरा, रासपुतिन का प्रभाव और घटना थी। 50 अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी और सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ। इसके बाद तीसरा, असंख्य रूसी सैनिकों की मौत हो गई। हड़ताली मजदूरों द्वारा सरकारी इमारतों का घेराव किया गया। अंतरिम सरकार में सोवियत और ड्यूमा के नेताओं की शिरकत हुई। 4, सैनिकों का मनोबल गिरने लगा, क्योंकि प्रथम युद्ध लंबा खींचने से सैनिकों का मनोबल गिरने लगा। राजा द्वारा कर्फ्यू लगाना, राजा ने उस समय कर्फ्यू लगा दिया। ये घटना रही। फिर इसके बाद शरणार्थियों की समस्या, जो प्रथम विश्व युद्ध में जो शरणार्थी थे उनकी भी समस्या बनी रही। और घटना क्या हुई? 25 फरवरी को ड्यूमा को बर्खास्त करना। फिर उसके बाद खनन की कमी हुई। देखो सबसे मेन बात है खाने की कमी हो गई। उसके बाद घटना हुई 27 फरवरी को प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। और फिर उसके बाद उद्योगों का बंद होना, सिपाही व मजदूरों का संगठन सोवियत का गठन किया गया। और इसका एक और घटना, सैनिक कमांडर की सलाह पर जार का गद्दी छोड़ना। 2 मार्च को जार ने गद्दी छोड़ दी। इस तरीके से हम फरवरी क्रांति के कारण, घटनाएं और प्रभाव के बारे में बता सकते हैं। बेटा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करें। इसके बाद है अप्रैल थीसिस। क्वेश्चन आ सकता है अप्रैल थीसिस क्या थी? तो महान बोल्शेविक नेता लेनिन ने अप्रैल 1917 में रूस लौटे। कब लौटे? अप्रैल 1917 में रूस लौटे। उन्होंने 3 मांग की जिन्हें अप्रैल थीसिस कहा गया। पहला क्या था? युद्ध की समाप्ति करे। जो प्रथम विश्व युद्ध में रूस लड़ाई लड़ रहा था उसको युद्ध की समाप्ति करे। सारी जमीनें किसानों के हवाले करे और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करे। ये 3 मांगे उन्होंने की। इसी को अप्रैल थीसिस कहा गया। अगला पॉइंट था अंतिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ते गए। अंतिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ते गए। 24 अक्टूबर 1917 का विद्रोह शुरू हो गया और शाम ढलते ढलते पूरा पेट्रोग्राद शहर
बोल्शेविकों के नियंत्रण में आ गया। इस तरह अक्टूबर क्रांति पूर्ण हुई। अक्टूबर क्रांति पूर्ण हुई। अक्टूबर क्रांति के बाद क्या बदलाव हुआ? निजी संपत्ति का खात्मा, बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी बैंक और जो कंपनियां थी उनका राष्ट्रीय कंपनी घोषित कर दी गई। नंबर 3, जमीनों को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, यानी जमीन जो है सरकारी हो गई और अभिजातीय वर्ग की पुरानी पदावधियों पर रोक लगा दी गई। नंबर 5, रूस एक दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया। नंबर 6, जीवन के हर एक क्षेत्र में सेंसरशिप लागू हुई। और नंबर 7, गृह युद्ध का आरंभ हुआ। गृह युद्ध क्रांति के पश्चात रूसी समाज में 3 मुख्य समूह बन गए। बोल्शेविक, जिनको रेडस कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बोल्शेविक या रेडस कौन थे? तो बोल्शेविक ही रेडस थे। सामाजिक क्रांतिकारी ग्रीन्स कहा गया, जो सामाजिक क्रांतिकारी थे उनको ग्रीन्स कहा गया। और जार समर्थक को व्हाइट्स, इनके मध्य गृह युद्ध शुरू हो गया। ग्रीन्स और व्हाइट को फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन से समर्थन मिलने लगा, क्योंकि ये समाजवादियों से सशंकित थे, यानी जो समाजवादी थे उनसे सशंकित थे। इस तरीके से ये पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें पहले क्वेश्चन जैसे ये हम ऑप्शन में देखते हैं, साम्यवादी विचारधारा के समर्थक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पूरे चैप्टर को अपना कर लेंगे। अब हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। इसी इतिहास वाली बुक का जो सेकंड चैप्टर जो आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेकंड चैप्टर है इतिहास का। इतिहास सारी जो 4 बुकें हमारी सोशल साइंस की, सब बुक